Hello student, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET exam as well as board exam. So आप सबका स्वागत है मेरी नई बैच उम्मीद बैच 2022 में, जहाँ पे हम बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि बोर्ड में 2022 बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स लाना हमारा टारगेट होगा। ये जो बैच है हमारी उम्मीद बैच 2022, सो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ उम्मीद बैच 2022। यस, आज हमारा उम्मीद बैच 2022 का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फिफ्थ यूनिट है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो फिफ्थ यूनिट होता है, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, बट अगर हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड 12th की हम बात करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यस फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1, स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर होगा ये ऑनलाइन होगा, कहने के लिए ऑनलाइन होगा, बट जो लेक्चर होगा वो एब्सोल्युटली ऑफलाइन पैटर्न से होगा, जहां पे हम बोर्ड पे ही लेक्चर लेने वाले हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करने वाले हैं। नाउ तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, पहले हम क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में? तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ेंगे लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे, देन व्हाट इज रिप्रोडक्शन उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लाइफ स्पेन क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा जो लाइफ स्पैन है और व्हाट इज रिप्रोडक्शन है, ये एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर तो थोड़ा समझना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट है कि आपको बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स लाना। ये हमारा टारगेट लेके हम चले हुए हैं, बराबर। हमने अभी बैच को स्टार्ट किया है और हम मार्च 2022 तक इस बैच को कंटिन्यू चलाते जाएंगे, बराबर। नाउ तो हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि भाई लाइफ स्पेन क्या होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे जो रिप्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब जो थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन से टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बर्डिंग होता है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है, गैम्यूल फॉर्मेशन होता है, दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड, बराबर। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीनोगेमी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सीनोगेमी और फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हम लास्ट में पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब बच्चों हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं पे हम नीट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा बैच होगी, उम्मीद बैच जो होगी, वो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड एग्जाम। ये जो हमारी बैच होगी ये बोर्ड एग्जाम के लिए होगी, बराबर। बोर्ड में हमारा टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। नीट के प्रिपरेशन मतलब ये नीट पे फोकस हम डाल के नई बैच बनाई है, ये बैच हमने सिर्फ बोर्ड को ध्यान में रख के बनाई हुई है, बराबर। बट हाँ, अगर एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई बाहर से टॉपिक हम नहीं लेने वाले, कोई बाहर वाला हमको नहीं देखना है कि ज़्यादा जो जरूरी नहीं है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में कहीं पे अगर कोई फिगर इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और दूसरा कि अगर कहीं पे नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हम बीच बीच में बताते रहूंगा मैं आपको। ओके, सो ये जो हमारा टॉपिक होगा, इतने टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक दूसरा टॉपिक भी होगा हमारा कि जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हर चैप्टर के कम से कम 10 वीडियो लेक्चर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको हर लेक्चर को देखना पड़ेगा, हर वीडियो लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम कोई फालतू डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ हमारा टारगेट होगा आपको बोर्ड में मार्क्स लाना, यही हमारा टारगेट होगा। हाँ, सिर्फ इतना है आपको कि आपको कुछ वीडियो लेक्चर ज़्यादा देखने पड़ेंगे। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक में हम 10 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर भी हमारे हो सकते हैं, किसी टॉपिक में अगर छोटा होगा तो हम 10 से कम वीडियो लेक्चर में भी हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यस फ्रेंड, सो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो हायर प्लांट होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि एनिमल किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे आगे जो चैप्टर है वो चैप्टर जो हमारा है जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको समझने के लिए भी हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आज जो हमने स्टार्ट किया है वो फर्स्ट टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको इवेंट्स तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई जैसे हमने देखा कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट कैसे होता है, तो उसमें कुछ इवेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट होता है, बराबर, और फर्टिलाइजेशन वाला हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला भी इवेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो जब हम इसको समझेंगे तब जाके हम आगे वाले टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए, या आपके लिए मेरी गारंटी है, या आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल टू यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022। ओके, सो नाउ तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन? तो फ्रेंड, जैसे हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ पे, धरती पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है वो कभी ना कभी तो मरने वाला है, वो कभी ना कभी तो मरने वाला है। मतलब कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अर्थ पे इनडेफिनेटली टाइम तक सरवाइव रहेगा, मतलब वो जिंदा ही रहेगा, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। अर्थ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ता है, बराबर। नाउ
अब जो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म इनडेफिनेटली अनंत काल तक, हम बोलते हैं ना अनंत काल तक जिंदा रहेगा, नहीं, हम सब कभी ना कभी मरने वाले। जो दीवार पे छिपकली होती है वो भी कभी ना कभी मरने वाली है। जो प्लांट हमारे गार्डन में जो प्लांट होते हैं वो प्लांट भी कभी ना कभी मरने वाले हैं, बराबर। नाउ तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एवरी लिविंग इंडिविजुअल डाइज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने वाला है। एवरी लिविंग इंडिविजुअल डाइज आफ्टर अटेंडिंग सर्टेन एज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन एज को अटेंड करने के बाद मरने वाला है। जैसे कि हम ऐसा समझते हैं कि ह्यूमन की जो एज होती है वो 100 ईयर्स होती है, या तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि जो डॉग की जो एज है वो 20 ईयर्स है, 20 से 30 ईयर्स है। तो अगर कोई डॉग है जो 20 साल का हो गया तो वो मर सकता है, 25 साल पे मरेगा या 30 साल पे मरेगा। तो जब वो अपनी एज को, सर्टेन एज को अटेंड करता है तब भी मर सकता है, मतलब कि पूरी एज खत्म करके भी मर सकता है। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डाई होते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से भी मरते हैं, बराबर। हम चलते जा रहे हैं और किसी गाड़ी से टकरा गए और हम मर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाई होती है। दूसरा, हम देखेंगे तो कि कोई बीमारी हो जाती है, हमको डिजीज हो जाती है, बीमारी की वजह से भी हम मर सकते हैं, बराबर। फेलर ऑफ ऑर्गन, हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन है जो फेल हो गया उसकी वजह से भी हम मर सकते हैं। जैसे कि समझो कि हमारी किडनी फेल हो गई, बराबर, जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी यूनिट का काम करती है वो फेल हो गए, तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल वो नहीं निकलेगा, जो टॉक्सिक है, बराबर, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे एंड देन हम मर जाएंगे। तो मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल हम क्या बोलना चाहते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने वाला है, बराबर, आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज, कुछ न कुछ एज अटेन करने के बाद मरने वाला है। एक्सीडेंट से मरने वाला है, या तो डिजीज से मरेगा या तो बीमारी से मरेगा, कभी ना कभी तो मरने वाला है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, ऐसा आप समझ लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। अंडरस्टूड नाउ। तो अब जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आपको स्कूल में पूछा जा सकता है, बराबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट इज लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो डेफिनेशन देखने से पहले हम लाइफ स्पेन को समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, आप देखोगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज देखोगे उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज लाइफ स्पेन, मतलब लाइफ स्पेन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, कि समझो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एक छोटा बच्चा है, ये छोटे बच्चे ने जन्म लिया अर्थ पे, बराबर, फिर ये बड़ा हो गया, बराबर, ये ऑर्गेनिज्म आपका, ये बच्चा बड़ा हो गया, बराबर, मतलब अब ये मैच्योर हो गया, सारी तरह से मैच्योर हो गया, अपनी खुद की जिम्मेदारी को समझ सकता है ये, बराबर, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मतलब ये सेक्सुअली भी मैच्योर हो गया, मतलब कि ये अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है, बराबर, और फिर ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, मतलब कि बर्थ, मतलब जन्मा और मर गया, मतलब बर्थ, इसका जन्म हुआ, बर्थ एंड देन डाई, या तो डेथ, डेथ हो गई। तो ये जो वो जन्मा, जो इंडिविजुअल है उसका जन्म हुआ और मर गया, इसके बीच वाला जो टाइम होता है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। प्लीज रिमेंबर, ये जो बीच वाला जो टाइम है दैट इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन, ये आपको पूछा जाएगा। तो डेफिनेशन फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, डेफिनेशन हमारी क्या है, तो लाइफ स्पेन मतलब द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज अ लाइफ स्पेन, बराबर। आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो क्योंकि आपको पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में। सो लाइफ स्पेन क्या होती है, वापस मैं आपको रिपीट करता हूं। सो द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ
ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज अ लाइफ स्पेन, उसको हम बोलेंगे लाइफ स्पेन। ओके फ्रेंड्स, सो मालूम पड़ गया लाइफ स्पेन क्या होता है। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं कि चलो हमने मान लिया कि भाई ये लाइफ स्पेन है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे अर्थ पे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई कीड़े है, बराबर। कहीं पे आपका एम्फीबियंस है, कहीं पे पानी में रहने वाले हैं, कोई जमीन पे रहने वाले, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो सबकी लाइफ स्पेन भी अलग अलग ही होगी। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेम ही जीते, मतलब जो डॉग है उसकी भी एज सेम है, ह्यूमन है उसकी भी एज सेम है, जो बनियान ट्री है उसकी भी एज सेम है, जो अमीबा है, हाउस फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, इन सबकी एज सेम है। नो फ्रेंड्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है वो अलग अलग है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पेन अलग अलग है। प्लीज रिमेंबर, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पेन अलग अलग है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ घंटों तक जिंदा रहते हैं, कुछ घंटे, अभी जन्म लिया और अभी मर गए, 3-4 घंटे के बाद मर गए। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ आवर्स तक जिंदा रहते, कुछ मिनट या कुछ आवर्स तक जिंदा रहते। जैसे हम देखते हैं कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिनकी लाइफ स्पेन कुछ मिनट की होती है या तो कुछ आवर्स की होती है, पूरा दिन भी नहीं है, कुछ आवर, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बराबर, ऐसी होती है, बराबर। कुछ जैसे आप देखोगे तो जो मे फ्लाई है, मे फ्लाई एक आपका फ्लाई है जिसको हम बोलते हैं मे फ्लाई, तो मे फ्लाई की आप लाइफ स्पेन देखोगे ना तो दैट इज 1 ईयर, सॉरी 1 डे, मे फ्लाई। तो मे फ्लाई की जो आप लाइफ स्पेन देखोगे दैट इज 1 डे, ये एक ही दिन जिंदा रहते हैं, एक ही दिन, एक दिन के बाद ये मर जाती है, बराबर। दूसरा जैसे आप देखोगे तो बटरफ्लाई फ्लाई है, बराबर, तो बटरफ्लाई की भी आप जो लाइफ स्पेन देखोगे, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पेन है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ होती है। तो आप देखोगे ना जो मे फ्लाई है वो एक ही दिन में खत्म हो गई, और जो बटरफ्लाई वो 1 महीना तक जिंदा रहती है, 1 महीना तक, बराबर। उसी तरह से आप देखोगे तो जैसे कि फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, तो ये कुछ 1.5 घंटा या सॉरी 1.5 मंथ या तो 1.25 महीने, मतलब कि 40 से 50 दिन तक इसकी लाइफ स्पेन होती है। तो जैसे हम बात करते हैं फ्रूट फ्लाई, तो जो फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ होगी, बराबर, वो 40 से 50 दिन होगी, 40 से 50 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है, 40 से 50 दिन के बाद इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब ये जन्म लेते हैं 40 दिन या 50 दिन के बाद मर जाएंगे। अंडरस्टूड। वैसे ही जैसे हम देखते हैं रेट है, रेट उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 4 साल होती है, रेट की जो लाइफ स्पेन होती है वो 4 साल होती है। वैसे ही आप देख सकते हो डॉग, यस डॉग, तो डॉग की आप जो देखोगे तो डॉग की जो लाइफ स्पेन होती है दैट इज 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल तक डॉग जिंदा रहता है। डॉग की जो लाइफ स्पेन है दैट इज द 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, बराबर। ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन हमारी अगर हम बात करें तो ह्यूमन की जो लाइफ स्पेन होती है दैट इज 100 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, एज पर WHO। ये जो हम डेटा दे रहे हैं ये WHO और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हम डेटा दे रहे हैं, बराबर। तो ह्यूमन की जो लाइफ स्पेन होती है दैट इज 100 ईयर्स। ह्यूमन जो होते हैं वो 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, बराबर। उसी तरह से मतलब कि मेन जो है वो इतने साल तक जिंदा रहते। जैसे पैरट की अगर हम बात करें, पैरट, तो पैरट की जो आप लाइफ स्पेन देखोगे, पैरट, तो पैरट की जो लाइफ स्पेन है दैट इज द 140 ईयर्स, 140 साल तक जिंदा रहता है, हमारे से भी ज्यादा जिंदा रहता है। हम अगर पैरट को हमारे घर पे कोई पोपट को अगर हम पैरट को पालेंगे, बराबर, तो हम मर जाएंगे, वो जिंदा रह जाएगा, बराबर। तो ऐसा होता है, मतलब पैरट की जो लाइफ स्पेन है दैट इज द 140 ईयर्स। अब जैसे हम बात करते हैं टॉर्टोइस, तो टॉर्टोइस की अगर हम बात करें तो टॉर्टोइस कुछ 200 साल तक जिंदा रहता है, टॉर्टोइस। तो आप देखोगे तो जो टॉर्टोइस की जो लाइफ स्पेन है दैट इज द
200 ईयर्स। आप देखोगे तो टॉर्टोइस की जो लाइफ स्पेन होगी वो कितनी होगी, 200 ईयर्स, 200 ईयर्स, बराबर। अब कुछ ऐसे जो होते हैं, बराबर, कुछ ऐसे भी प्लांट है कि जिनकी लाइफ स्पेन 1000 ईयर्स तक होती है, 1000 साल तक होती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तो जो बनियान ट्री है वो 200 साल तक जिंदा रहता है, जो बनियान ट्री है वो 200 साल तक जिंदा रहता है, बनियान ट्री। और जो हमारा पीपल का जो ट्री है, पीपल का जो ट्री, तो पीपल का जो हमारा ट्री होता है, पीपल ट्री, हमारे हिंदू में जिसकी पूजा की जाती है, तो पीपल के जो ट्री की जो एज है, अरे बाप रे बाप, 2000 से 3000 साल तक जिंदा रहता है ये। मतलब समझो हमारे कितने बाप दादा, हमारे कितने पूर्वजों को ये देख चुका होगा, बराबर। तो आप देखो ना, तो जो पीपल ट्री है, पीपल ट्री, वो 2000 से 3000 साल तक जिंदा रहता है, 2000 से 3000 साल तक जिंदा रहता है, बराबर। उसी तरह से आप देखोगे तो रेड वुड ट्री, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, रेड वुड ट्री जो है, रेड वुड ट्री, बराबर। तो ये जो ट्री है हमारा रेड वुड ट्री, रेड वुड ट्री, ये 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है, 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है, 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है, बराबर। नाउ तो फ्रेंड्स यहां पे आप देखते हो ना, तो जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पेन अलग अलग है। तो सबकी लाइफ स्पेन, मतलब कि लाइफ स्पेन ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरीज, बराबर, एक दूसरे से अलग है। कोई कुछ मिनट तक जिंदा रहता है और कुछ हजारों साल तक जिंदा रहता है। जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 1 घंटा 2 घंटा जिंदा रहता है, जबकि ये आप देखो तो जो हमारा रेड वुड ट्री है ये 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है। कुछ जो है वो 1 दिन जिंदा रहते हैं, कुछ है वो 1 महीना जिंदा रहते हैं, कुछ है वो 40 से 50 दिन तक जिंदा रहते हैं। जैसे हमने देखा फ्रूट फ्लाई, वो 40 से 50 दिन तक जिंदा रहता है। अब कुछ है तो वो सालों तक भी जिंदा रहता है। जैसे डॉग की हमने बात की, तो जो डॉग है वो 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकता है। हमारी बात करें तो हम 100 साल तक जिंदा रहते हैं, मेन 100 साल तक जिंदा। तो जो एज है, बराबर, जो एज है, तो याद रखना है आपको फ्रेंड कि जो लाइफ स्पेन होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन अलग अलग है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है, आपको यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन यहां से नीट में भी आपको क्वेश्चन आता है, एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर, बराबर। तो जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ स्पेन होती है वो ऑर्गेनिज्म की साइज या ऑर्गेनिज्म के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है वो कम जिंदा, उसकी लाइफ स्पेन छोटी है, जो ऑर्गेनिज्म जायंट है उसकी लाइफ स्पेन बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है, बराबर, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो टॉर्टोइस है वो 200 साल तक जिंदा रहता है। टॉर्टोइस जो है वो 200 साल तक, 200 ईयर्स इसकी लाइफ स्पेन है। जबकि आप वेल की बात करो, वेल, तो वेल की लाइफ स्पेन जस्ट 60 ईयर्स है, जस्ट 60 ईयर्स। तो आप कंपेयर करो ना, टॉर्टोइस 200 साल तक जिंदा रहता है, जबकि जो वेल है, अब वेल आप देखोगे तो कितने टॉर्टोइस को इकट्ठा करोगे तब जाके वेल बनेगी। तो वेल जायंट एनिमल से, बराबर, जायंट एनिमल से फिर भी वो सिर्फ 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है, जबकि टॉर्टोइस जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं ये 200 साल तक जिंदा रहता है। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं आपको, मैं बोलना आपको ये चाहता हूं कि जो लाइफ स्पेन होती है, बराबर, तो लाइफ स्पेन डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अंडरस्टूड, बराबर। एलिफेंट की अगर आप कंपेयर करते हैं तो एलिफेंट की हमारी लाइफ स्पेन होती है 65 ईयर्स, 65 ईयर्स, बराबर। जबकि आप पैरोट की देखो तो पैरोट की जो हमने बात की तो पैरोट 140 साल तक जिंदा रहता है। अरे भाई ये समझो ना, एलिफेंट कितना बड़ा है, जायंट है ना एलिफेंट। समझो हमारे ऊपर चढ़ गया तो हमारे तो राम राम हो जाएंगे भाई, बराबर। तो एलिफेंट आप देखोगे तो कितना जायंट एनिमल से, बराबर, फिर भी वो 65 ईयर्स तक जिंदा रहता है। क्या करना है भाई, आपकी साइज बहुत बड़ी है बट कुछ नहीं है। अब पैरोट देखो इतना छोटा है, हाथ में पकड़ लेते हैं हम, इसको हाथ में मसल सकते हैं, बराबर, बट ये 140 साल तक जिंदा रहते हैं भाई साहब,
बराबर। तो हमारा ये मतलब कि ये सारी चीज को पढ़ने के बाद हमारा तात्पर्य जो हमारा क्या बोलते हैं, जो समरी निकलती है, जो सारा निकाल के जो मलाई निकलती है ना, वो तो ये है कि ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है वो उनकी साइज और उनकी शेप पे डिपेंड नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जो प्लांट है उनकी जो लाइफ स्पेन है वो एनिमल के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, बराबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली द लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट्स आर मोर देन दैट ऑफ द एनिमल्स, बराबर। कि जो प्लांट की जो लाइफ स्पेन होती है वो एनिमल की लाइफ स्पेन से बहुत ज्यादा होती है। प्लांट की जो लाइफ स्पेन होती है वो एनिमल की लाइफ स्पेन से बहुत ज्यादा होती है। अंडरस्टूड। उसका रीजन ये होता है, बराबर। उसका रीजन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लांट है तो प्लांट मतलब सिंपली क्या हो गया कि प्लांट हैव जनरली ग्रेटर लाइफ स्पेन देन दैट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के कंपेयर में ज्यादा। इट इज बिकॉज जनरली के द प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो, प्लांट जो होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं, प्लांट जो है ना वो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं। इसकी वजह से प्लांट की लाइफ स्पेन एनिमल के कंपेयर में ज्यादा होती है। अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पे देखा, हमने बात की लाइफ स्पेन के बारे में, बराबर। आपके एनसीईआरटी में जो सेकेंड पेज है उसमें अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग प्लांट की लाइफ स्पेन दी हुई है, तो प्लीज आप उसको भी स्टडी करो, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जो हम बात करते हैं वो ये है कि जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इंक्लूड 4 स्टेज। याद रखो कि किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ स्पेन होती है इसके अंदर 4 स्टेज होते हैं। देयर आर 4 स्टेज। जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा जुवेनिलिटी, बराबर। जो हमारा फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा जुवेनिलिटी। सो फर्स्ट स्टेज जुवेनिलिटी, बराबर। जुवेनिलिटी, बराबर। LITY, सॉरी LITY, जुवेनिलिटी, बराबर, जुवेनिलिटी। सो नाउ, तो जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेज। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है उसमें अलग अलग स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है हमारा वो होता है जुवेनिलिटी। जो फर्स्ट स्टेज होगा हमारा वो होगा हमारा जुवेनिलिटी, बराबर, जुवेनिलिटी, बराबर। सॉरी, यहां पे भी आपका आई आ जाएगा। सो जुवेनिलिटी ये हमारा फर्स्ट स्टेज। तो लाइफ स्पेन के जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा जुवेनिलिटी। जो हमारा सेकेंड स्टेज होगा वो होगा हमारा एजिंग एंड सीनेसेंस, बराबर, एजिंग और सीनेसेंस। तो जो सेकेंड स्टेज होगा हमारा वो होगा एजिंग एंड सीनेसेंस, बराबर, सीनेसेंस। जो लाइफ स्पैन का जो हमारा सेकेंड स्टेज होगा, जो हमारा लाइफ स्पैन का जो सेकेंड स्टेज होगा वो होगा एजिंग और सीनेसेंस, बराबर। एजिंग होगा और देन होगा हमारा सीनेसेंस, बराबर, सीनेसेंस। नाउ थर्ड जो होगा वो होगा हमारा डेथ। लास्ट जो होगा हमारा थर्ड, मतलब कि फर्स्ट हमने देखा जुवेनिलिटी, इसमें एक स्टेज आपका रह गया मैच्योरिटी, सॉरी। तो जो हमारा मैच्योरिटी आएगा, सेकेंड स्टेज जो होगा हमारा, सॉरी, तो यहां पे सेकेंड स्टेज हम देखते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। और जो थर्ड स्टेज होगा एक्चुअली वो होगा एजिंग एंड सीनेसेंस। एजिंग एंड सीनेसेंस हम डिटेल में बात करते हैं। और जो लास्ट स्टेज होगा, वो होगा हमारा डेथ। लास्ट स्टेज जो होगा वो होगा हमारा डेथ। तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट हमको समझना जरूरी है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, नीट में यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, नीट में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में लाइफ स्पैन के बाद डायरेक्टली हम आ गए हैं रिप्रोडक्शन पे। बट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ स्पैन में अलग अलग जो स्टेज होता है। तो फर्स्ट जो हम स्टेज देखते हैं वो है जुवेनिलिटी।
फर्स्ट जो हमारा स्टेज होगा जुवेनिलिटी, क्योंकि कभी कभी हम बायोलॉजी में जुवेनिलिटी वर्ड्स बार बार हम देखते हैं, जुवेनिलिटी जो वर्ड्स है वो बार बार हमारे दिमाग में आते रहता है, मतलब हमारे पढ़ाई में आता है, इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना समझना जरूरी है। तो फर्स्ट जो हम स्टेज देखते हैं वो है जुवेनिलिटी, दैट इज द जुवेनिलिटी। तो सबसे पहले मतलब कि जुवेनिलिटी को हम समझते क्या है, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं, उससे पहले थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि जुवेनिलिटी, एक्चुअली जुवेनिलिटी क्या होता है। तो समझो कि एक ऑर्गेनिज्म जन्मा, एक ऑर्गेनिज्म आपका ये जो है ना, ये एक बच्चे का जन्म हुआ, जैसे अभी हमने आगे देखा था, एक बच्चे का जन्म हुआ, अब ये बच्चा ग्रो करेगा सेक्सुअली, सब तरह से ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये कैपेबल हो गया, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो गया, मतलब कि नाउ ये रिप्रोड्यूस, अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है ये, बट कैपेबल हो गया, मतलब उसकी बॉडी में से ग्रोथ हो गया। तो दैट जो स्पान होता है, मतलब कि दैट इज जो स्टेज होता है, वो लाइफ स्पेन का जो स्टेज होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जुवेनिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का जो फर्स्ट स्टेज है वो है जुवेनिलिटी। और जो हमारा बर्थ होता है, जो हमारी जन्म होती है, उसमें जो अर्ली स्टेज होता है, अर्ली जो स्टेज होता है, वहां से हमारी जुवेनिलिटी शुरू होती है, मतलब हमारी लाइफ स्पेन शुरू होती है। मतलब जुवेनिलिटी के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि द अर्ली पीरियड ऑफ द स्पेन, लाइफ स्पेन का ये शुरुआत वाला पीरियड है। जुवेनिलिटी क्या है? द अर्ली पीरियड ऑफ द लाइफ स्पेन। द अर्ली पीरियड ऑफ द लाइफ स्पेन कहां से? from the time of birth up to the stage when organism develop capacity to reproduce। सिंपल, मतलब कि कहां से शुरू होता है? तो जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ होता है, वहां से शुरू होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, कैपेबल हो जाता है, मतलब एक्वायरिंग कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। तो वो जो पीरियड है लाइफ स्पेन का, दैट इज कॉल्ड जुवेनिलिटी। मतलब जुवेनिलिटी में हम ऐसा बोल सकते हैं, आपको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुवेनिलिटी बायोलॉजी में काफी बार ये वर्ड्स हमारे पढ़ाई में आता है। तो जुवेनिलिटी मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, तो ये क्या हो गया, ये उसकी जो लाइफ स्पेन है ना, उसका अर्ली स्टेज है, यहाँ पे जन्म हुआ। अब ये जन्म होते होते अपने बॉडी में इस तरह से ग्रो करता है, बराबर, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स उसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, कुछ उसके बॉडी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्रोड्यूस, मतलब अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये इसने मतलब कि उसने एक्वायर्ड कर लिया, कैपेसिटी एक्वायर्ड कर ली कि वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। तो दैट पीरियड ऑफ अ लाइफ स्पेन इज कॉल्ड जुवेनिलिटी, दैट इज कॉल्ड जुवेनिलिटी। नाउ सेकेंड जो स्टेज है लाइफ स्पेन का, हमारा जो सेकेंड स्टेज है, दैट इज द मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी मतलब कि जुवेनिलिटी इज फॉलोड बाय मैच्योरिटी। हम ऐसा बोल सकते हैं जुवेनिलिटी के बाद कौन सा पीरियड आएगा आपका? मैच्योरिटी आएगा, बराबर, मैच्योरिटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जुवेनिलिटी इज फॉलोड बाय मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आता है, मैच्योरिटी मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेज है, मतलब कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब देखो, तो ये जो स्टेज है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ अ लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे मैच्योरिटी। नाउ मैच्योरिटी इज फॉलोड बाय, बराबर, मैच्योरिटी इज फॉलोड बाय एजिंग। अब आप देखो, मतलब एक आदमी का जन्म हुआ, अब उसने बच्चे को जन्म दिया, दूसरे बच्चे को जन्म दिया, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होने लगे, उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उम्र एजिंग होने लगेगा, बॉडी में कुछ वीकनेस आने लगेगी, बुढ़ा मतलब कि हम बुढ़ापे की तरफ जाते हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं ना भाई, हमारी शादी हो गई, हमने बच्चे जन्म किया, अब धीरे धीरे हम बुढ़े होंगे। तो कौन सा, उस स्टेज को हम बोलेंगे एजिंग, दैट स्टेज इज कॉल्ड एजिंग। मतलब एजिंग में क्या होता है, कि एजिंग में हमेशा बोल सकते हैं ग्रेजुअली द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करता है, क्या स्टार्ट करता है? डिटेरियोरेशन,
मतलब कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना वो डिटेरियोरेशन स्टार्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एजिंग। मतलब कि चमड़ी जो हमारी स्किन है उसके ऊपर करचोली पड़ने लगती है, मतलब कि रिंकल आने लगते, बाल सफेद हो जाते, थोड़ा मुड़ के चढ़ने लगते, घुटनों में दर्द होने लगता है, भूख हमारी कम हो जाती है, हाथ पांव दर्द करने लगते, हम थक जाते। मतलब अब ये मतलब कि बॉडी के अंदर डिटेरियोरेशन होने लगता है। डिटेरियोरेशन, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स की भी कमी होने लगती है, क्योंकि बुढ़े हो गए ना, बुढ़े हो रहे हैं ना। सो दैट पीरियड ऑफ अ लाइफ स्पेन इज कॉल्ड एजिंग। अब क्या होता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर डिटेरियोरेशन होने लगा, कुछ प्रोसेस होने लगी जो यंग लोगों में नहीं होता है, जो एजेड होता है उसमें होता है, जैसे समझो मेरी एज में होता है। तो आप देखोगे तो कुछ डिटेरियोरेशन होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एजिंग। नाउ सीनेसेंस मतलब क्या होता है, सीनेसेंस मीन्स क्या होता है, ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनेसेंस मीन्स व्हाट इज सीनेसेंस। तो सीनेसेंस मतलब क्या होता है, तो सीनेसेंस मतलब कि कुछ हमारे बॉडी के अंदर डिटेरियोरेशन होने लगा। अब ये जो डिटेरियोरेशन, जो चेंजेस होने लगे, ये जो चेंजेस होने लगे ये इरिवर्सिबल है, अब रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे बाल सफेद हो जाना, तो अब काले नहीं होंगे, अब काले बाल नहीं होंगे, अब बाल सफेद हो जाए। एक बार सफेद हो गया तो वो काले नहीं होंगे, उसको हमको कलर करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है। तो ये जो डिटेरियोरेशन हमारे बॉडी में, मतलब कि जो स्किन है, बराबर, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, तो ये झुर्रियां मतलब क्या होता है, ये इरिवर्सिबल है। हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं, तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब कि जो डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो गया, अब ये डिटेरियोरेशन बिकम्स इरिवर्सिबल हो जाता है। सो दैट पीरियड इज नोन एज अ सीनेसेंस। एंड नाउ ये जो सीनेसेंस है अल्टीमेट डेथ हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म के क्या होगा, हार्ट वीक हो गया, लंग्स उसका कमजोर हो गया, किडनी उसकी कमजोर हो गई, बराबर, आंखों में दिखना कम हो गया, मोतिया आ गया, बराबर, मतलब कि आंखों से दिखना कम हो गया, बराबर, खाना हजम नहीं हो रहा है। तो ये सारा, अब ये जो प्रोसेस उसके बॉडी के अंदर, ये जो डिटेरियोरेशन होता है, ये अब इरिवर्सिबल बन जाता है। मतलब अब इसकी आंखें जिंदगी भर कमजोर रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि वहां फिर वो वापस देखने लगा, अच्छी तरह से देखने लगा, ऐसे नहीं, दूर का नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, ये सारा चीज होते रहता है, बराबर। तो नाउ, और अल्टीमेट इतने बॉडी के अंदर इतने चेंजेस हो जाते हैं कि बॉडी अल्टीमेट वीक हो जाता है और ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाती है। तो यहां से आप देखोगे ना, जन्म लिया उसने और डेथ हो गया, तो इसके बीच में ये 4 स्टेज उसने, ऑर्गेनिज्म ने पास किए, 4 स्टेज पास किए। इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन, दैट इज कॉल्ड अ लाइफ स्पेन। इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हर ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो मरने वाला है, जो भी जन्म लेता है मरने वाला है। तो अगर ये सनातन सत्य है कि जो जन्मता है वो मरने वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो कोई जन्म भी तो लेने वाला चाहिए ना, रिप्रोड्यूस हमको करना पड़ेगा। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो होगा क्या कि किसी पर्टिकुलर स्पेसीज, अगर पर्टिकुलर स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, मतलब उनकी स्पेसीज, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली उनकी स्पेसीज खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली उनकी स्पेसीज खत्म हो जाएगी। सो इसके लिए ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पेसीज को, ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। सो नाउ, तो ये जो हमने देखा स्टूडेंट, ये हमने देखा लाइफ स्पेन। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम यहां पे देखेंगे। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है वो हम देखेंगे। सो नाउ, तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। प्लीज रिमेंबर, जैसे हमने देखा कि अलग अलग लाइफ प्रोसेस होती है, अलग अलग लाइफ प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, जैसे हमने 10th में और 9th में हमने 11th में हमने देखा है, लाइफ प्रोसेस के बारे में अपने वर्ड्स पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, बराबर।
तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरी है, बराबर। अ प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एन ऑर्गेनिज्म, जिसके बगैर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसे रेस्पिरेशन। हर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, तो रेस्पिरेशन आपकी क्या हो गई, लाइफ प्रोसेस हो गई, क्योंकि बिना रेस्पिरेशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो ऐसी अलग अलग प्रोसेस है। उसमें से एक प्रोसेस है हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस, बट याद रखो कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस तो है बट जरूरी नहीं है। हाँ, इट कैन बी कंसिडर एज अ लाइफ प्रोसेस, बट ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट लाइफ प्रोसेस, सॉरी रिप्रोडक्शन। कोई भी अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि कुछ होते हैं ना स्टराइल कपल होते हैं, कुछ हम हमारे आजू बाजू हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, बराबर, या हमारी जात बिरादरी में हम देखते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी कपल होते हैं कि जिनको बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, तो वो क्या है, वो स्टराइल है, मतलब कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। हो सकता है मेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस और फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो अब अगर एक आदमी है, बराबर, जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है, तो क्या वो जिंदा नहीं है वो। तो रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस, बट इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्पेसीज है उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अर्थ से सारे ह्यूमन गायब हो जाएंगे, मतलब हमारी जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो गायब ना हो जाए, हम रहते हैं, तो इसके लिए हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन ही है एक तरह का, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो पहले तो हम इतना देख लेते, क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पूछा जाएगा, स्कूल की एग्जाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन में एक बार आपको शांति से समझा देता हूं, मतलब कि डिटेल में पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है, मतलब इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक तरह की ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। प्लीज रिमेंबर, रिप्रोडक्शन अकर इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा है वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन अकर इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हर जिंदा रिप्रोड्यूस करेगा, जो भी जिंदा है वो रिप्रोड्यूस करेगा, बराबर। तो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको करता है, और जिसमें होता क्या है कि ये प्रोसेस करने के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस which occur in every living organism, in which every living organism gives rise to another living organism similar to itself, उसके जैसा ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब कि इन रिप्रोडक्शन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ,
लिविंग मतलब कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एक दूसरी कॉपी बनाता है। तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बराबर विच अकर इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, in which every living organism gives rise to another living organism which is similar to themselves, जो उनके जैसा ही होता है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दिस इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। फ्रेंड सिंपल समझना है रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एक तो ये याद रखो कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, जहां पे क्या करता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, और जब ये रिप्रोड्यूस करता है ना तो अपनी जैसे कॉपी बनाता है। मतलब मैं रिप्रोड्यूस करूंगा तो मैं अपने जैसे को जन्म दूंगा, अपने जैसे को जन्म दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। नाउ अब जो हम देखते हैं तो यहाँ पे मतलब कि आज जो हमारा जो चैप्टर था, तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे, तो आज जो हम पढ़ने वाले थे वो थे हमारे व्हाट इज लाइफ स्पेन एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो दोनों हमारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा है उसमें आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइफ स्पेन एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। बराबर नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप मेरे लेक्चर को देखते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, टेक केयर।